Hello friends, welcome back to this new episode of the quality management system series for the pharmaceutical industries. Today we shall discuss about change controls. Change controls, जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि it is a tool to manage the changes. Thus we shall say it change control or change मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी तरह के चेंज को मैनेज करने वाला सिस्टम ही चेंज कंट्रोल कहलाता है। अभी इसमें चेंज क्या क्या हो सकते हैं? एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, इंट्रोडक्शन मतलब कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना, या ऐसी और भी कई चीज़ें होती हैं। और ये किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल है? प्रोडक्ट, इक्विपमेंट यानी कि मशीनें, इंक्लूडिंग QC इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोसेस, और ऐसी कितनी ही चीज़ें हो सकती हैं। सिस्टम, यूटिलिटीज, सॉफ्टवेयर्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, हर उस चीज़ पे ये एप्लीकेबल है चेंज मैनेजमेंट सिस्टम या चेंज कंट्रोल्स। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर चेंज कंट्रोल्स है क्या चीज़, ये काम कैसे करता है। तो चेंज कंट्रोल, जैसे नाम से मैंने बताया, चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि चेंजेज को मैनेज करने वाला सिस्टम है। और अगर मैं इस नाम से देखूं तो ऐसा कोई सिस्टम जो किसी भी चेंज को कंट्रोल कर सकता हो। और जब भी हम कहते हैं कंट्रोल, इट मीन्स इवैल्यूएशन, जस्टिफिकेशन, असेसमेंट और रिव्यू एंड अप्रूवल। क्या मतलब है कि उस चेंज की ज़रूरत है भी या नहीं है, वो चेंज जस्टिफाइबल है भी या नहीं, मतलब उसका कोई साइंटिफिक रीजन, रेशनल कुछ है या नहीं है। असेसमेंट का मतलब है क्रॉस फंक्शनल टीम के द्वारा उसको जज किया गया है या नहीं किया गया। रिव्यू इस चेंज के साथ कोई और रिस्क तो नहीं एसोसिएटेड है, या मुझे और कुछ इम्प्रूव करने तो जरूरत नहीं है। और अप्रूवल, इट मीन्स क्या मैं इसे प्रोसीड कर सकता हूँ या नहीं। इस अप्रूवल के बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, एंड वेरिफिकेशन, देन आता है क्लोजर, यानी कि जो मेरा ये चेंज हुआ था, जिसको मैंने ये इवैल्यूएशन से लेके अप्रूव कराया, अब उसको इम्प्लीमेंट कराया, प्लस उसको वेरीफाई कराया कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मैंने कराया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। और लास्ट में आता है क्लोजर। अब इसका थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लेते हैं, आखिर होता कैसे है। कोई भी चेंज मैनेजमेंट सिस्टम में हमेशा 2 या 3 चीज़ें हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 लोगों का होना ज़रूरी है। एक इनिशिएटर, एक रिव्यूअर और एक अप्रूवर। अब ये 3 लोग कौन कौन हैं, इसको समझिए। इनिशिएटर, हु इनिशिएट्स, यानी कि जिसने इस चेंज को इनिशिएट किया है। रिव्यूअर में कई लोग होते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 नाम दिए
ये असल में कई लोग हो सकते हैं, इंक्लूडिंग HOD, QA, कंसर्न, अगर और कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है वो भी, ये सभी लोग रिव्यूअर्स होते हैं। लास्ट में हेड QA इज़ द अप्रूवर। और जब ये सब हो जाता है तो दोबारा से साइकिल इधर से ही चालू होती है, यानी कि क्लोजर भी यही करेंगे और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। अल्टीमेटली क्या है कि इनिशिएटर ही इनिशिएट करेगा और साथ ही साथ ये एविडेंसेस भी देगा कि चेंज इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। रिव्यूअर उस चेंज को रिव्यू करेगा, प्लस ये भी फाइनलाइज करेगा कि हाँ जो रीजन हमने दिया था, जो रेशनल था, वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अप्रूवर उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ये चेंज इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, प्लस वो ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्लोज हो सकता है या नहीं। ठीक, अब इसका हम थोड़ा सा प्रोसीजर समझते हैं, थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे, क्योंकि इसका एक एक स्टेप अपने आप में एक पूरा चैप्टर होता है। अब जैसे कि इनिशिएटर ने सबसे पहले चेंज को इनिशिएट करना है। इनिशिएटर ने चेंज इनिशिएट किया। इनिशिएट का मतलब उसने बताया कि मेरा करंट प्रैक्टिस क्या है और मैं प्रपोज क्या कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें मेरे हमेशा इनिशिएटर से आएगा, प्लस ये इसका रेशनल भी देगा। इसका क्या मतलब है कि वो रीजन बताएगा, रीजन और जस्टिफिकेशन। इन तीनों शब्दों में क्या मतलब है? रेशनल का मतलब मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होगा। जैसे मैं कहूँ कि फ्यूल को अगर मैं बर्न करूँ तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये मेरे पास एक साइंटिफिक रेशनल है। रीजन का मतलब मैंने कुछ प्रूव करना है, मेरे पास थ्योरीज अवेलेबल हैं कि ऐसा होने से ऐसा ऐसा होगा। जस्टिफिकेशन मेरे पास कोई गाइडलाइन सपोर्ट है, किसी और ने काम किया हुआ है लेकिन मेरे पास उसका साइंटिफिक रीजन्स है और मैं एक प्रूव कर सकता हूँ कि ऐसा करने से ऐसा होगा। इसके बाद इनिशिएटर से चेंज आता है HOD के पास। इसका क्या काम है? वो इवेलुएट करता है। इवेलुएट क्या करेगा कि ये जो चेंज है इसे प्रोसीड करना भी चाहिए या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि जो ये चेंज है ये मेरे किसी काम का नहीं है या कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। अब जब HOD ने इवेलुएशन करना है तो उसने कुछ बातों का ध्यान रखना है। इवेलुएशन में बात का ध्यान रखिएगा इम्पैक्ट का, कि कहाँ कहाँ असर पड़ेगा मेरे इस चेंज का, कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस रिस्क का। इस टॉपिक पे हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है और ये जो है गाइडलाइंस में या रेगुलेटरी बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। अब यहाँ पे मैं एक आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि रिस्क का मतलब होता है कि मेरे इस चेंज से कहीं मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को कोई खतरा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि वो डिटीरियोरेट हो जाए। अगर HOD को लगता है कि ये चीज़ ओके है, इसे मैं प्रोसीड कर सकता हूँ और इससे मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, तो इसके बाद आएगा एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का क्या मतलब है कि मैं ये जो चेंज इम्प्लीमेंट करूँगा ये कैसे कैसे होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, क्या टाइमलाइन रहेगा, कब तक ये चेंज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आफ्टर दिस अब ये चेंज कंट्रोल रिव्यू बॉडी में आ जाएगा। इवैल्यूएशन से ही मतलब HOD के पास से ही ये रिव्यूअर्स में आ जाता है। इसके बाद ये आता है QA के पास। QA का सबसे पहला टास्क क्या है? कंसर्न को आइडेंटिफाई करना।
कंसर्न सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना। अब अगर मेरे घर में मुझे कोई सब्जी अलग से बनानी है तो मेरे लिए क्या क्या कंसर्न होंगे, सब्जी वाले। इसी तरह फार्मा इंडस्ट्री में भी होता है। फार्मा इंडस्ट्री में क्या है कि मान लीजिए प्रोडक्शन में कोई चेंज करना है तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट इंजीनियरिंग पे भी पड़े, HR पे भी पड़े, QA पे पड़े, QC पे पड़े, वेयरहाउस पे पड़े, और भी कई चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो QA का काम है कि वो आइडेंटिफाई करना कि वो उसका इम्पैक्ट QA पे, इंजीनियरिंग पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, HR पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, QA पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, QC पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वेयरहाउस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब जब एक बार वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये चेंज कंट्रोल अब कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास यानी कि इम्पैक्टेड डिपार्टमेंट्स के पास रिव्यू के लिए जाता है। अब इस रिव्यू में उनका जो सबसे पहला टास्क है अपने आप को असेस करना कि उनके कहाँ कहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि उनके किसी SOP पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके किसी प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, या उनको किसी टास्क जनरेट होगा, या हो सकता है और भी कुछ हो, उनके ट्रेनिंग्स रिक्वायरमेंट हो या SOP और भी कुछ रिक्वायरमेंट हो, तो इन सब को इवेलुएट किया जाएगा। जब ये सारा असेसमेंट हो जाएगा तब ये दोबारा से QA के पास आ जाएगा और QA क्या चेक करेगा कि अभी भी क्या कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो ऊपर मिस हो गया हो। कहीं QA के सिस्टम पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, या कोई ऐसा चेंज तो नहीं जो मिस हो गया हो, वो भी QA असेस करेगा। अब जब ये QA असेस करेगा तो इन हर असेसमेंट के बेसिस पे जितने भी इम्पैक्ट हुए हैं, असेसमेंट हुए हैं या रिव्यू हुए हैं प्लस रिस्क, इसके बेसिस पे QA क्लासिफाई करेगा whether this change is minor, मेजर और क्रिटिकल। इनका क्या मतलब है, माइनर का मतलब नो इम्पैक्ट, मेजर का मतलब है मॉडरेट इम्पैक्ट और क्रिटिकल का मतलब है सीरियस इम्पैक्ट। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा ये कि कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो होता है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कि क्या मेरा ये जो चेंज है मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो वो माइनर होगा। अगर उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना करके किसी प्रोसेस पे इम्पैक्ट किया जिसका इम्पैक्ट हो सकता है या ना भी हो तो उसे हम मेजर में कहते हैं। और अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, इट मीन्स इट इज़ ए क्रिटिकल टाइप ऑफ चेंज। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद हमें ये भी देखना होता है कहीं कोई रेगुलेटरी फाइलिंग पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर रेगुलेटरी पे है तो वहाँ पे भी हमें ये चेंज इंटीमेट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये सीधा जाएगा QA हेड के पास। और हेड QA का क्या फंक्शन है, अप्रूवल और रिजेक्शन। अगर उसने अप्रूव किया इट मीन्स चेंज इज इम्प्लीमेंटेबल, यानी कि चेंज को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर मैं उसने रिजेक्ट कर दिया तो वहाँ पे उसे रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों उसने ये रिजेक्ट किया, प्लस साथ ही साथ वो कुछ सजेशंस भी दे सकता है कि आपको ऐसा और करना चाहिए, अदरवाइज ये चेंज थोड़ा डेंजरस हो सकता है। वंस दिस चेंज कंट्रोल इज अप्रूव्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स, अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन का टास्क चालू होता है। तो मान लीजिए इंजीनियरिंग को कोई टास्क दिया गया तो इंजीनियरिंग ने उस टास्क को कंप्लीट किया और इसका कोई एविडेंस प्रूव किया, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, वो सब वो प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह प्रोडक्शन ने किया
तो प्रोडक्शन को भी अपने टास्क का इम्प्लीमेंटेशन प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन ये हर चीज़ एक टाइमलाइन बाउंड होगी, यानी कि मान लीजिए उन्होंने कहा था एक्शन प्लान पे कि ये 1 महीने के अंदर हो जाएगा, तो 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें इसके एविडेंस देने पड़ेंगे, अदरवाइज उन पे एक्सटेंशन यानी कि उन्हें एक जस्टिफिकेशन बताना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। अब जब भी इस तरह के टास्क, मान लीजिए किसी भी चेंज कंट्रोल में 10 टास्क अलॉट हुए और एक एक करके सभी के एविडेंस, जैसे क्वालिफ़िकेशन है तो क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स, कोई इंस्टॉलेशन है तो उसके इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंट्स, कोई कैलिब्रेशन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, या कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके BMR BPR, हर उस चीज़ का एविडेंस जो है डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे टू QA। QA को क्यों? क्योंकि इट हैज़ टू बी वेरीफाइड। QA ने वेरीफाई करना है कि चेंज इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब जब ये चीज़ एक बार वेरीफाई हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन प्लान का मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास टास्क थे वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। एक बार अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो QA अपनी इस चेंज को इवेलुएट कर सकता है कि क्या इसको मुझे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवेलुएशन की ज़रूरत है भी या नहीं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवेलुएशन मतलब कि जो मेरा चेंज इम्प्लीमेंट हो गया है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो जिस जस्टिफिकेशन से चला था, जो उसका रीज़न था, क्या उसको अचीव किया या नहीं। मान लीजिए मैंने कहा कि इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और नॉट। अगर इंक्रीज हुई तो इट मीन्स चेंज इज लीगल, चेंज इज वायबल। अगर नहीं हुई तो मेरा चेंज इज नॉट फ्रूटफुल, ये चेंज वायबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। आफ्टर दिस पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवेलुएशन, अब ये चेंज मेरा क्लोजर पे जाएगा। क्लोजर का मतलब कि मैंने सब कुछ इवेलुएट कर दिया है, मैंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, सारे चेंजेज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और अल्टीमेटली मेरा चेंज क्लोज किया जाए। इस मीन्स ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंप्लीट हो चुका है और अब इस पे मैं आगे काम नहीं करूँगा, अब इसे मैं बस प्रोसीड करूँगा। अगर मुझे इसमें और भी कोई मॉडिफिकेशन करना है तो दोबारा से चेंज कंट्रोल लिया जाएगा। सो आई गेस आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें। लोगों के साथ इसे शेयर करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, प्लस हमें सपोर्ट करके। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे और कोई वीडियो चाहिए कोई कुछ समझना है तो आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।